नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है। 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा और उसके बाद जो दूसरा चरण है वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन के अंतर्गत इन जो 2 चरण के सीटें हैं, 16 सीटें, इन पर चुनाव है। और दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, यानी इंडिया गठबंधन। दोनों गठबंधन के बीच चुनाव। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट कही जाने वाली मुजफ्फरनगर। हॉट सीट इसलिए कि वो हमेशा चर्चाओं में रही है। कभी चौधरी जैन सिंह, कभी चौधरी अजीत सिंह को चुनाव लड़ने को लेकर। एक समय यहाँ चौधरी चरण सिंह ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत मुजफ्फरनगर से की थी। मुजफ्फरनगर में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। सबसे पहला चुनाव उन्होंने यहीं से लड़ा था। और मुजफ्फरनगर एक ऐसी दुखदाई घटना के लिए भी चर्चा में रहा है जिससे सामाजिक ताना बाना प्रभावित हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर जहां चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ चुनौती है, या भारतीय जनता पार्टी ना कहें, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों के लिए चुनौती है इन सीटों को बचाना या जीतना। जो नहीं थी इनके पास पश्चिम की सीट, उन्हें जीतना, और जो हैं उन्हें बचाना। यहां प्रत्याशियों की घोषणा हो गई। 31 मार्च को मेरठ में, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का केंद्र है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा भी हो गई। जनसभा थी चौधरी चरण सिंह गौरव सम्मान समारोह के रूप में आयोजित थी। इसमें जैन चौधरी ने भी भाषण दिया और बहुत ही सटीक भाषण दिया। बहुत ओजस्वी भाषण था उनका। अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को उन्होंने सीधा संदेश दिया कि वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उसका महत्व भी बताया, कारण भी बताए और जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री ने भी पश्चिम की जनता के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास किया। और एक उन्होंने प्रधानमंत्री की ये दरअसल पहली सभा थी। उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत इसे कहा जा सकता है। यहाँ उन्होंने भविष्य की राजनीति, आगे की सरकार बनाने के प्रति अपना दृढ़ आत्मविश्वास, 2024 की सरकार और 2029 के भी और 2047 तक का परिदृश्य उन्होंने दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री की सभा के बावजूद इस क्षेत्र में अमित शाह को उतरना पड़ा है। यह महत्वपूर्ण बात है कि आखिर अमित शाह को पश्चिम में खुद क्यों उतरना पड़ा है। अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी या देश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। यह माना जाता है कि अमित शाह से कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, कोई गुत्थी ऐसी नहीं है जिसे अमित शाह ना सुलझा सके, या उनकी बनाई हुई रणनीति कभी फेल हो जाए। ऐसा भी कभी नहीं होता है। उनका राजनीति में निशाना हमेशा अचूक रहा है। वो सटीक निशाना लगाते हैं, सटीक निर्णय लेते हैं और उसके सार्थक परिणाम निकालते हैं। तो ऐसे रणनीतिकार अमित शाह को आखिर मुजफ्फरनगर क्यों आना पड़ा। उसके बाद फिर वो मुरादाबाद भी आए। कल उनका दौरा था। उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को भी संबोधित किया और यहाँ उन्होंने भी गांवों की बात, किसानों की बात, गन्ना किसानों का मूल्य का भुगतान से लेकर कानून व्यवस्था तक सभी मुद्दों पर चर्चा की। चौधरी चरण सिंह की भी प्रशंसा की। और उसके बाद फिर वो मुरादाबाद आए। मुरादाबाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक की।
और कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ना है जिसकी कुंडी न खटखटाई जाए। 10% वोट बढ़ाने की बात कही उन्होंने। पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान में 10% वृद्धि होनी चाहिए। तो अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद आना पड़ा प्रधानमंत्री की सभा के बाद भी। इसका मतलब है कि कुछ तो समस्या है पश्चिम की कुछ सीटों पर, जो भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाले हुए हैं। विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक घटना घटित हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान चुनावी दौरे में थे और एक गांव में जब वहां गए वो जनसंपर्क कर रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले पर कुछ लोगों ने, 1 दर्जन लोगों ने हमला किया, पथराव किया। उससे उनकी कई गाड़ियां टूट गई। हालांकि लोग वाग भाग गए और पुलिस ने पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को ये लगा, ये संदेश पूरे देश में गया, मीडिया में आ गया, तो लगा कि आखिर संजीव बालियान के क्षेत्र में जो 2 बार के सांसद हैं, मंत्री भी हैं, उनके क्षेत्र में ऐसी घटना क्यों घटित हुई, और अगर किसी नाराजगी की वजह से हुई तो वो नाराजगी क्या है, कौन लोग हैं वो, और अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से लोग नाराज हैं तो उसका समाधान क्या है। इतना सब करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के फिर भी कुछ लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। क्या ये दूसरी पार्टी के लोगों का कोई षड्यंत्र था? जो भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया और स्वयं अमित शाह मुजफ्फरनगर आ गए। मुजफ्फरनगर में उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उन्होंने मुजफ्फरनगर, कैराना से लेकर जो पश्चिम की सारी सीटें हैं उन पर सब पर संदेश दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, उसके सामने चुनौती यह है कि मुजफ्फरनगर, कैराना और गाजियाबाद, मेरठ और बागपत, इन सीटों को हर हाल में जीता जाए। क्योंकि मेरठ में भी एक चुनौती यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और वहां अतुल प्रधान को टिकट दिया है। हालांकि चर्चा ये है कि अतुल प्रधान का टिकट भी कहीं कट ना जाए, क्योंकि एक और उम्मीदवार योगेश वर्मा वहां से लगे हुए हैं टिकट मांगने के लिए। लेकिन अभी तक तो अतुल प्रधान का ही नाम है, अभी कटने की कोई सूचना नहीं है। अतुल प्रधान स्थानीय विधायक हैं मेरठ के ही और गुर्जर जाति से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अतुल प्रधान के आने से भी ये लग रहा है कि यहाँ गुर्जर क्षेत्र है। हालांकि गुर्जरों के अलावा दूसरी जातियां भी प्रभावी हैं मेरठ में, जिसमें वैश्य, और पहले भी वैश्य प्रत्याशी थे, अब फिर अरुण गोविल वैश्य ही हैं, और ठाकुर हैं, सैनी हैं, दूसरे जातियां भी हैं। तो इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की चिंता गाजियाबाद सीट को लेकर भी है। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने जनरल वीके सिंह का टिकट काटा है, उसके बाद अतुल गर्ग को टिकट दिया है। यहाँ चर्चा ये है कि वीके सिंह का टिकट कटने के बाद गाजियाबाद चूंकि ठाकुर बाहुल्य सीट है, इसलिए यहाँ ठाकुर नाराज है। यही वजह है कि कल जब अतुल गर्ग का नामांकन हुआ तो राजनाथ सिंह को यहाँ भेजा गया। राजनाथ सिंह नामांकन पे मौजूद रहे और उन्होंने फिर एक जनसभा को भी संबोधित किया। जो दूसरी एक और चुनौती है वो है बिजनौर। बिजनौर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी सीट, ये बसपा के पास थी, लेकिन इस बार ये गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को दी गई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी यहाँ चंदन चौहान है। चंदन चौहान गुर्जर है। उनके मुकाबले में जो प्रत्याशी हैं वो है राष्ट्रीय लोकदल के ही एक पदाधिकारी रहे विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जाट हैं। ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी इसे भी गंभीरता से लेकर चल रही है और इसीलिए मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक को
सीधे अमित शाह ने ही संबोधित किया। उन्होंने पहले चरण और दूसरे चरण की सारी सीटों की चर्चा की। विशेष रूप से पहले चरण की मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा, जो अमरोहा तो दूसरे चरण की है, लेकिन अमरोहा के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया, बिजनौर, इन सारी सीटों पर अमित शाह ने चर्चा की। तो पश्चिम की जो पहले और दूसरे चरण की सीटें, इससे अमित शाह की सक्रियता से ऐसा लगता है कि यहाँ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने एनडीए गठबंधन के सामने चुनौती तो खड़ी की है, जिसकी काट निकालने के लिए और जिससे पार पाने के लिए खुद अमित शाह मैदान में उतरे। देखते हैं अमित शाह की रणनीति कितनी कारगर होती है, क्योंकि मुरादाबाद में भी प्रत्याशी बदले जाने के बाद परिस्थितियां बदली हैं। पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एस.टी. हसन थे, उनकी जगह रुचि वीरा आ गई हैं। बहुजन समाज पार्टी से यह मुस्लिम प्रत्याशी है। अब केवल एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी इस सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं और 2 हिंदू प्रत्याशी मुख्य पार्टियों से हैं। तो ऐसी स्थिति में मुरादाबाद भी संघर्षशील स्थिति में है। तो इन सभी सीटों पर जीत का समीकरण बनाने के लिए अमित शाह ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। अब वो पूरे पश्चिम की सीटों पर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। देखते हैं कितना माहौल परिवर्तित होता है और कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई सीटों को, हारी हुई सीटों को, जो 19 में हारी थी, उन्हें फिर से जीतती है। और बड़ी चुनौती यह है कि मुजफ्फरनगर, कैराना और गाजियाबाद, ये सीटें बचानी है। बागपत को यह माना जा रहा है कि सुरक्षित सीट है, बागपत पर कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए। देखते हैं क्या समीकरण बनते हैं और आगे कैसे परिणाम आते हैं, ये समय पर ही पता चलेगा। कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, केवल आकलन और चर्चा की जा सकती है, जिसकी चर्चा हमने आज की। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जहां कदम रख दे या जिस सीट पर उनकी नज़र हो जाए, तो फिर ये माना जाता है कि अमित शाह उसको जीत में बदल देते हैं। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।